ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमारी जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम कॉकरोच की एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें हम कॉकरोच के बॉडी सिस्टम्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे कॉकरोच की। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर हम करें, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको ब्रीफिंग करूँगा, बस आउटलाइनिंग से मेन बातें समझाऊंगा, बाकी आप अपना रेफरेंस स्टडी करें। सबसे पहले तो कॉकरोच का न्यूट्रिशन आपको देखना पड़ेगा। कॉकरोच ओमनीवर है, ओमनीवर्स है, वो इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर में माना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ओमनीवर है तो ये टॉप कंज्यूमर आएगा इकोसिस्टम के अंदर। हर तरह का फूड मटेरियल ये लेता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इवन हार्ड सब्सटेंसेस भी ये यूज करता है एज ए फूड। इज दैट क्लियर? तो ओमनीवर्स है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम तीन भागों में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल है, फोरगट या इसे कहते हैं स्टोमोडियम, मिडगट या इसे मिजेंट्रॉन कहते हैं, और हिंडगट या इसे प्रोक्टोडियम कहते हैं। तो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, फोरगट या स्टोमोडियम, मिडगट या मिजेंट्रॉन और हिंडगट यानी प्रोक्टोडियम। करेक्ट। अब जो ये फोरगट है इसका और हिंडगट का, इनका एक्टोडर्मल ओरिजिन है और इनमें क्यूटिकल की लाइनिंग भी होती है। एक्टोडर्मल ओरिजिन है और क्यूटिकल की लाइनिंग है। और जो मिडगट है इसका एंडोडर्मल ओरिजिन है और नो क्यूटिकल लाइनिंग, इसमें क्यूटिकल की लाइनिंग भी नहीं है। तो ये तो आपका बेसिक हो गया। फोरगट में क्या क्या शामिल होता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। फोरगट में कंसीडर होगा बेटा माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। ये पार्ट फोरगट के हैं। फोरगट में क्या क्या शामिल होगा? माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। नाउ माउथ क्या है बेटा? माउथ प्री ओरल कैविटी की बेस पर एक ये ओपनिंग है। माउथ कहाँ लोकेटेड होता है? एट द बेस ऑफ प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी के बेस पर माउथ की ओपनिंग होती है। माउथ के अंदर माउथ पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किया। माउथ पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा था हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर? अपर लिप क्या था? लेब्रम, लेबियम लोअर लिप, मैक्सिला, मैंडिबल्स और हाइपोफेरिंक्स। याद है ना आपको? वो सारे माउथ पार्ट्स यहाँ माउथ के अंदर होते हैं। ठीक बात। अब क्या होता है बेटा कि कॉकरोच जो है वो अपना फूड सर्च करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंटीना। ये बात समझ आई आपको? एंटीना की हेल्प से वो फूड की सर्चिंग कर लेगा। मैक्सिला की हेल्प से वो फूड का टेस्ट देखेगा और
जो उसके 4 लेग हैं, कॉकरोच के जो आगे के पैर होते हैं, वो उस फूड को और जो लेबियम है वो उस फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, एंटीना की हेल्प से फूड को सर्च करेगा, मैक्सिला फूड के टेस्ट में रोल करेगी, 4 लेग और लेबियम की हेल्प से फूड को कैप्चर करेगा, ठीक है, और फूड को अंदर जो है वो इनगल्फ कर लेगा और उसके बाद डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और फूड की मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक बात समझ आ गई आपको। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हेड रीजन में होती है ये। हेड रीजन में है, नैरो ट्यूब है, इसमें मसल्स हैं जो फूड का पेरिस्टलेसिस मूवमेंट करेगी। मसल्स के थ्रू जब फूड की मूवमेंट होती है तो उसको पेरिस्टलेसिस मूवमेंट कहते हैं, यानी फूड इसके थ्रू माउथ से फूड फेरिंग्स में होता हुआ फेरिंग्स आगे ईसोफेगस में ओपन होगी, ठीक है ना, यानी माउथ से फूड फेरिंग्स में आएगा और फेरिंग्स इस फूड को ईसोफेगस में डाल देगा। ईसोफेगस भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये नेक रीजन से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? नेक से होती हुई, है ना, और ये जो ईसोफेगस है वो क्रॉप तक जाएगी और जो क्रॉप है वो 3rd और 4th सेगमेंट में एब्डोमेन के वहां पर लोकेटेड होता है, ठीक है। तो जो ईसोफेगस है वो इस फूड को ट्रांसफर कर देगी कहां पे? क्रॉप में। करेक्ट बेटा। यहां पर एक और बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको कि ईसोफेगस है, यहां पर सलाइवरी ग्लैंड होती है, 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक साइड क्रॉप की तरफ है और एक साइड ईसोफेगस की तरफ है, यानी सलाइवरी ग्लैंड यहां पर भी है और यहां पर भी है। 1 साइड ऑफ क्रॉप और 1 साइड ऑफ ईसोफेगस, ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड आपको पता है सलाइवा बनाएगी और ये सलाइवा एंजाइमेटिक जूस है जो स्टार्च का डाइजेशन करवाने में हेल्प करेगा। एमाइलेज एंजाइम होगा सलाइवा में और यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होगा। और बच्चों मैं मॉर्फोलॉजी में भी बता चुका हूँ, सलाइवा डाइजेशन की साइट क्या होती है? हाइपोफेरिंग्स, जो कि टंग लाइक फंक्शन करती है कॉकरोच में। तो सलाइवा डाइजेशन जो होगा वो हाइपोफेरिंग्स पर होगा, राइट। बात समझ आई यहां तक। इसके बाद हम बात क्रॉप की करते हैं। तो क्रॉप जो है बेटा एक पियर शेप स्ट्रक्चर है। क्रॉप पियर शेप स्ट्रक्चर है बेटा, पियर शेप का सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये लार्जेस्ट पार्ट है बेटा, और 3rd एंड 4th सेगमेंट में ये लोकेटेड होता है। सेगमेंट याद रखना क्रॉप का, 3rd एंड 4th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, वहां पे ये लोकेटेड होता है। और पियर शेप का एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सबसे बड़ा पार्ट है। ये भी थिन स्ट्रक्चर है और यहां पे फूड आकर स्टोर हो जाता है। जितना भी फूड है वो यहां आकर ईसोफेगस सारा फूड यहां पर डाल देगी, तो यहां पर आकर सारा फूड स्टोर हो जाता है। क्रॉप से ये फूड धीरे धीरे गिजार्ड में जाएगा। गिजार्ड जो होती है बेटा ये एक थिक वॉल वाली स्ट्रक्चर है, कौन शेप का होता है। अब गिजार्ड में जो मेन चीज है वो मैं बताता हूँ, ये सब चीजें छोड़िए आप। मेन चीज क्या है कि जो गिजार्ड है इसमें एक तो थिक मसल्स होती हैं, क्यूटिकल मसल्स होती हैं, और एक इसके इनर रीजन में 6 काइटिन की प्लेट होती है जिनको टीथ कहते हैं। और ये जो है ये मसल और ये टीथ, ये दोनों मिलकर फूड की ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करेंगे यानी ये फूड को पीस देंगे। तो गिजार्ड वो जगह है जहां फूड की ग्राइंडिंग होगी, और फूड की ग्राइंडिंग जो होगी वो बाय द हेल्प ऑफ थिक मसल्स
एंड द थिक काइटिनस प्लेट जो कि टीथ का रोल करेगी। यहाँ पर 6 काइटिनस प्लेट होती है, ये 6 to 8 होती हैं, 6 काइटिनस प्लेट होती है जिनको अपन जो टीथ लाइक फंक्शन करेगी या टीथ कहते भी हैं इनको, तो ये फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक आपको फोरगट का समझ आ गया। माउथ से फूड फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस में, ईसोफेगस नेक से निकल के क्रॉप में जाएगी, और क्रॉप कहाँ पर लोकेटेड है? 3rd and 4th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड भी है, वन पेयर ईसोफेगस की तरफ है, 1 ईसोफेगस की तरफ है और 1 क्रॉप की तरफ है, और ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाएगी जो स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करेगा। और सलाइवरी डाइजेशन की जो साइट है वो हाइपोफेरिंग्स से आपको ध्यान रखना है। अब क्रॉप में जो है वो सारा फूड आकर स्टोर हो जाता है, और क्रॉप फिर ये फूड धीरे धीरे गिजार्ड को ट्रांसफ़र करता है। गिजार्ड एक कौन से की थिक वॉल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे टीथ हैं, थिक मसल्स हैं, और ये जो मसल्स हैं और ये जो टीथ हैं ये मिलकर फूड की ग्राइंडिंग करेंगे। और थिक सर्कुलर मसल, क्यूटिकल नहीं, सर्कुलर मसल्स हैं, तो ये मिलकर फूड का डाइजेशन उसको ग्राइंडिंग करेंगे, यानी मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे अपन इसको। ये मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है फूड का। तो ये फोरगट समझ आई होगी आपको एकदम अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम मिडगट की बात करेंगे। तो कॉकरोच में बेटा जो इसका मिडगट है सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर कहीं होता है तो वो मिडगट है, यानी मिडगट में हाईएस्ट डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। यहां पर एपिथेलियम सेल्स हैं, एपिथेलियम टिश्यू हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में काम आएंगे। मिडगट में ये जो सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो मिडगट और गिजार्ड के जंक्शन पर होता है। यानी फोरगट की साइड में। गिजार्ड किसका पार्ट है? फोरगट का। यानी मिडगट के पहले ही पार्ट में ये सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है, राइट। और ये जो जंक्शन होता है यहां पर 6 to 8 स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिनको हिपैटिक सीका बोलते हैं। ये ग्लैंड्स का फंक्शन करती है और ये डाइजेस्टिव जूस बनाती है। और ये डाइजेस्टिव जूस मिडगट में डाइजेशन का काम करेगा। तो बेटा इस मिडगट जो है और फोरगट का जो जंक्शन है वहां पर 6 to 8 हिपैटिक सीका होती है जो कि ग्लैंड्स का फंक्शन करेगी, यानी डाइजेस्टिव जूस बनाएगी, और यही डाइजेस्टिव जूस मिडगट में आकर डाइजेशन का काम करेगा। यानी एक तरह का इंटेस्टिनल जूस है ये, है ना। तो बात समझ आई एकदम अच्छे से। इसके अलावा मिडगट जो है और हाइंडगट जो है और मिडगट, इनका जो जंक्शन है वहां पर लगभग 100 to 150 अनब्रांच्ड येलो कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको मालपिजियन ट्यूब्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कॉकरोच में एक्सक्रीजन का काम करेंगे। तो ये आगे आपको एक्सक्रीजन में पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पर मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर 100 से 150 के करीब
अनब्रांच्ड येलो फाइन ट्यूब्स हैं जिनको मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये कॉकरोच में एक्सक्रीजन का काम करती है, यानी वेस्ट रिमूवल का काम करती है। बात समझ आई? इसके बाद बेटा हम हीट गट की बात करते हैं। तो अगर हाइंड गट की अगर अपन बात करें बेटा, तो हाइंड गट में शामिल किया जाता है इलियम, रेक्टम और कोलन को। ये हिंड गट के पार्ट है। रेक्टम जो है वो फर्दर एनस में आगे ओपन हो जाता है, इसकी ओपनिंग एनस में हो जाती है, और फिर यहाँ से जो है फूड जो है वो आउटलेट हो जाता है या वेस्ट आउटलेट हो जाता है। जो भी वेस्ट है, फीकल मटेरियल जो है वो आउट हो जाता है एनस के थ्रू बाहर। तो सिंपल सा है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का। तो होपफुली आपको एक आउटलाइन से बात समझ आई हो। इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बात करते हैं कॉकरोच की रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब बेटा हम कॉकरोच की रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आपको डाइवर्सिटी याद होगी। हमने डाइवर्सिटी में आपको बताया था कि सबसे पहले अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ तो वो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में ही हुआ था। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम बना, जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। तो फिर यहाँ भी जो सिस्टम है वो है ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम, राइट। अब कॉकरोच की जो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा एक्टिवली कब करता है? वो नाइट में करता है, क्योंकि ये नॉकटर्नल है। ये अपनी सारी एक्टिविटी जो है वो नाइट में ज़्यादा करता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें होते हैं स्पाइरेकल्स, एक होता है ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। और इसके अलावा इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए, ये एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। स्लिट यानी पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जो 10 पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 10 पेयर। ईच सेगमेंट में ये होते हैं, लेटरली ये अरेंज होते हैं, लेटरल साइड पर होते हैं बॉडी के। 10 पेयर पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको अपन स्पाइरेकली कहते हैं। और इनकी जो ओपनिंग होती है वहां पर स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर देखो, एक तो सीधा पोर होता है और एक स्फिंक्टर होता है, दोनों में फर्क है। स्फिंक्टर वो होता है जिसका मस्कुलर रेगुलेशन होता है ना, मसल्स उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को स्फिंक्टर कहा जाता है, यानी यहाँ मसल्स रेगुलेशन बाय मसल्स, सीधा पोर नहीं है ये, समझ गए। यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है, जो डस्ट से प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंटिंग फ्रॉम डस्ट। ब्रिस्टल भी बोला जाता है इनको, ब्रिस्टल, ठीक है ना। तो स्पाइरेकली लेटरल साइड पर है बॉडी के, 10 पेयर है। इनकी ओपनिंग जहां होती है वहां स्फिंक्टर होता है, यानी इसका मसल से रेगुलेशन होता है। और यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। और ये जो स्पाइरेकली है, यूं समझिए कि ये इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हेयर भी है और यहाँ मसल्स है, इसलिए इसको स्फिंक्टर बोला है इस तरह से। क्लियर? तो ये आउटर साइड पर है, ये बॉडी के बाहर ये ओपनिंग है ये, ठीक है। ये जो स्पाइरेकली है इसके नीचे यहां पर ट्रैकियल चेंबर होता है, और फिर यहां पर ट्रैकियल ट्रंक होता है,
और अब इससे बेटा ट्रेकिया निकलती है इस तरह से। ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्ड बाय, ये ट्रेकिया यहां से निकलेगी और जो ट्रेकिया है वो आगे जाकर ब्रांच बना देती है इस तरह से। और ये ब्रांचेज ऑर्गन्स में जाएगी, ये अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगी और इन ब्रांचेस को ट्रेक्यूल्स कहते हैं। अब आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। देखिए सबसे पहले एयर स्पायरेटली अंदर लेगा, वो एयर ट्रेकियल चेंबर में आएगी, फिर वो एयर ट्रेकियल ट्रंक में जाएगी, फिर ये ट्रेकिया के थ्रू फिर ट्रेक्यूल्स में जाएगी और ट्रेक्यूल्स इसे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, टिश्यूज तक पहुंचाएगा, ऑर्गन या टिश्यूज तक पहुंचाएगा। एज लाइक अगर हम O2 CO2 की बात करें तो इसी तरह CO2 टिश्यू से ट्रेकिया में आएगी, फिर CO2 यहाँ आएगी और फिर ये CO2 बाहर निकल जाएगी। करेक्ट? तो ये पूरा सिस्टम आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पायरेटली, फिर ट्रेकियल चेंबर, क्रम आपको ध्यान रखना है, स्पायरेटली, स्पायरेकल्स, फिर ट्रेकियल चेंबर, फिर ट्रेकियल ट्रंक, फिर ट्रेकिया और फिर ट्रेक्यूल्स। बात समझ आ गई? तो ट्रेक्यूल्स वो ब्रांचेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाएंगे और ट्रेकिया एक विंड पाइप है जो कि ट्रेकियल ट्रंक से निकलती है और ट्रेकियल ट्रंक का संबंध किससे होता है? ट्रेकियल चेंबर से, और ट्रेकियल चेंबर की ओपनिंग होती है उसको कहते हैं स्पायरेकल्स। बात समझ आ गई? अब इसकी जो ब्रीदिंग है उसके बारे में मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, उनको बोलते हैं टर्बोस्टर्नल मसल और एब्डोमेन मसल। ये भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। जो टर्बोस्टर्नल मसल है वो जब रिलैक्स होती है तो इनहेलेशन की प्रोसेस होती है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। यानी जब ये टर्बोस्टर्नल मसल रिलैक्स होगी तो अंदर बॉडी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो एयर प्रेशर अंदर घट जाएगा, तो फिर कॉकरोच क्या करेगा? इनहेलेशन करेगा, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेगा, गैसेस को अंदर लेगा। और जब ये टर्बोस्टर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फिर अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर, और जब अंदर एयर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर एयर को हमें आउट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? एक्सहेलेशन होगा। तो ये मसल भी इसमें ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कॉकरोच की जो बॉडी वॉल है वो क्यूटिकल की बनी होती है और ये CO2 का जो है कि ये CO2 का डिफ्यूजन आसानी से यहाँ से हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो जो CO2 ट्रांसपोर्ट है, CO2 ट्रांसपोर्ट है वो बॉडी वॉल से ही ज्यादातर होता है मोस्टली, है ना। तो जो ट्रेकियल सिस्टम है इससे CO2 लेस ट्रांसपोर्ट होती है। ज्यादातर जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है वो बॉडी वॉल से ही हो जाती है, समझ गए। और ये जो क्यूटिकल है इसमें O2 के लिए ये का बहुत ही कम डिफ्यूजन इससे हो पाता है या नेग्लिजिबल बोलिए आप। तो CO2 ज्यादातर जो होती है वो बॉडी वॉल से निकल जाती है। CO2 को अगर रेस्टिंग स्टेज में कॉकरोच को अगर केवल CO2 रिलीज करनी है तो वो बॉडी वॉल से ही कर लेगा, उसको ट्रेकियल सिस्टम की जरूरत नहीं है। ट्रेकियल सिस्टम की जरूरत तो उसको O2 के लिए पड़ती है, ऑक्सीजन के लिए पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बॉडी वॉल से नहीं हो पाता है ना, क्योंकि ये काइटिन लेयर है और काइटिन जो है वो CO2 के लिए बहुत परमिएबल होता है, CO2 को आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बात समझ आ गई? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने इसका देखा। इसके बाद हम कॉकरोच में बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब कॉकरोच का अगर सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम लोग पढ़ें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ी जाएगी वो देख लेते हैं पहले। एक तो इसका ब्लड,
या इसे हीमोलिम्फ कहते हैं, एक हीमोसील, एक हार्ट और एक एंटीरियर ऑर्टा। ये चार चीजें इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस होगी। एक बात मैं पहले बता दूं, और आप डाइवर्सिटी पढ़ के ही आए हैं कि आप ये आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, और आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और यू नो वेरी वेल कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड वेसल में फ्लो नहीं होता है, ब्लड कैविटी में फ्लो होता है, जिसको हीमोसील कहेंगे। बॉडी कैविटी है जिसमें ये ब्लड फ्लो होगा, और यहाँ ब्लड डायरेक्ट टिश्यूज या ऑर्गन के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि ब्लड वेसल में फ्लो नहीं हो रहा है। इस तरह के सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करके आ चुके हैं डाइवर्सिटी में, करेक्ट। तो कॉकरोच का जो हीमोलिम्फ है, यानी जो इसका ब्लड है, उसमें दो चीजें हैं बेटा। एक कलरलेस प्लाज्मा, जिसको हीमोलिम्फ इसी को कहा गया है एक्चुअली। इसमें कोई पिगामेंट नहीं है, नो पिगामेंट, सो नो रोल इन रेस्पिरेशन। जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन है ना, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड है, तो इसमें इस तरह का कोई पिगामेंट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। हमारी बॉडी में O2 CO2 जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर, कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। तो इसमें ऐसा कोई पिगामेंट है नहीं, तो इसलिए ये ब्रीदिंग में भी, रेस्पिरेशन में भी कोई रोल नहीं करेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई पिगामेंट नहीं है, और इसका कलर भी नहीं है, क्योंकि पिगामेंट ही नहीं है। दूसरी बात, तो इसके बाद इसमें हीमोसाइट्स होती है। हीमोसाइट्स क्या है? ये सेल्स है। जैसे हमारे ब्लड में भी सेल्स होती है और लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, उसी तरह इसका लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा हो गया, और सेल्स हैं उनको हीमोसाइट्स कहा गया। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करती है बेटा? दो काम करती है। एक तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, और दूसरा ये फैगोसाइटोसिस एक्शन करती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि ये वेस्ट को डाइजेस्ट कर देती है, यानी क्लीनिंग का काम करती है कहीं ना कहीं। तो ये जो हीमोसाइट सेल है, ये ब्लड की सेल्स हैं, और इनके दो काम होते हैं। एक तो टिश्यूज को फूड ट्रांसपोर्ट करना, है ना, और एक डाइजेस्ट कर, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर देना, यानी क्लीनिंग करना। फूड ट्रांसपोर्ट टू टिश्यूज को फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो बताइए, इसका ब्लड समझ आ गया आपको एकदम अच्छे से? ब्लड में कोई पिगामेंट नहीं होता, इसलिए कोई कलर नहीं है, और वो रेस्पिरेशन में भी कोई काम नहीं आएगा। दूसरी बात कि जो ब्लड की सेल्स हैं, इनको हीमोसाइट्स कहा गया है, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है टिश्यूज को। दूसरी बात, ये फैगोसाइटोसिस भी करती है, यानी वेस्ट को डाइजेस्ट करके क्लीनिंग में भी अपना रोल प्ले करती है। इसके बाद दूसरी चीज आती है हीमोसील। हीमोसील बॉडी कैविटी है बेटा, और ये वो बॉडी कैविटी है जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। क्योंकि इसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हीमोलिम्फ, ब्लड के लिए वर्ड क्या यूज हो रहा है? हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसे हीमोसील कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड केवल कैविटी में ही ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड वेसल तो यहाँ पे होती नहीं है। अब कॉकरोच की जो हीमोसील है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है, इस तरह से ये बॉडी वॉल है, इस तरह से। ये डॉर्सल साइड है बॉडी, ये वेंट्रल साइड है बॉडी, और ये पूरी बॉडी कैविटी है, ये पूरी बॉडी कैविटी है, ये हीमोसील है।
अब इस हीमोसिल के 3 पार्ट्स बन गए ना, देखिए आप। डोर्सल पार्ट को बोलते हैं पेरी डोर्सल कैविटी, या इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल हीमोसिल, क्योंकि यहां हार्ट होता है। क्या होता है यहां पर? हार्ट होता है। और ये पेरीन्यूरल कैविटी, पेरीन्यूरल क्योंकि यहां पे नर्वस सिस्टम होता है, वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए इसको पेरीन्यूरल कैविटी कहते हैं। और ये आ जाएगी पेरीविस्सिरल कैविटी। ठीक है ना? तो ब्लड ऐसे फ्लो होता है, देखो इसमें ब्लड इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है। देखो यहाँ एंटीरियर ऑर्टर, यहाँ से पेरीविस्सिरल में आएगा, पेरीन्यूरल में आएगा, पेरीन्यूरल से फ्लो होता रहेगा और इस तरह से वापस पेरीविस्सिरल में आएगा, पेरीविस्सिरल से वापस पेरिकार्डियल में जाएगा इस तरह से, और फिर ये फ्लो होते होते यूं वापस। बात समझ आ रही है? पेरिकार्डियल से पेरीविस्सिरल, पेरीविस्सिरल से पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल से वापस पेरीविस्सिरल, फिर वापस पेरिकार्डियल, इस तरह से ये फ्लो होता रहता है। समझ गई ये बात? और इस बॉडी के, इस हीमोसिल को 3 भागों में डिवाइड करने की वजह क्या है, या किस वजह से ये डिवाइड हो गया? तो यहां पर आप देखिएगा गौर से कि इस बॉडी कैविटी के 3 भाग इस सेप्टम की वजह से बने हैं। देखो, एक तो ये वाला सेप्टम और एक ये वाला सेप्टम, तो इसको बोलते हैं डोर्सल डायफ्राम। और ये वाला जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम। तो डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम की वजह से ये जो बॉडी हीमोसिल है वो 3 भागों में डिवाइड हो गई है। 3 भाग कौन कौन से हो गए? एक पेरीडोर्सल कैविटी या पेरिकार्डियल, एक पेरीविस्सिरल और एक पेरीन्यूरल, ये 3 भाग बन गए इसके। ठीक है, तो ये इसका मैंने हीमोसिल आपको समझाया। हीमोसिल के बाद तीसरी चीज, ब्लड देख लिया, हीमोसिल देख लिया। अब तीसरी चीज आएगी बेटा आपकी, वो है हार्ट। ये कॉकरोच का हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है बेटा, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। हार्ट 2 तरह के होते हैं बेटा, एक मायोजेनिक और एक न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनका रेगुलेशन नर्व से होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनका रेगुलेशन नर्व से होता है, और मायोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनका रेगुलेशन मसल से होता है। बात समझ आ रही है आपको? हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब कि जो हमारा हार्ट है उसमें कार्डियक मसल होती है। आपने पढ़ा होगा ये क्या होती है? कार्डियक मसल होती है ना हमारे हार्ट में। और कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक है, यानी इसमें मसल नहीं होती, ये पूरा न्यूरॉन से कंट्रोल होता है बेटा। बात समझ आ गई? और कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसमें 13 चेंबर होते हैं। तो ये 13 चेंबर में थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन, 3 थोरैक्स रीजन में हो गए, 10 एब्डोमेन रीजन में हो गए, तो 3 + 10 = 13 चेंबर, है ना? तो 13 चेंबर इसके हार्ट में होते हैं। और ये कौन शेप का स्ट्रक्चर होती है? कौन शेप स्ट्रक्चर होती है ये? तो आइए अपन इसको पूरा आपको अच्छे से बताते हैं। देखो, और डोर्सल रीजन में होता है। तो इस तरह से देखो, जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है, ये डोर्सल डायफ्राम है, ये वेंट्रल डायफ्राम है। तो इस तरह से हार्ट होगा, देखो इसका।
इस तरह से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 13। इस तरह से 13 चेंबर होंगे। पहले 3 थोरेक्स के होंगे, बाकी 10 एब्डोमेन के होंगे, राइट। ये जो देख रहे हैं आप, ये चेंबर है, ये हार्ट के चेंबर है। अब इसमें जो ये पहला चेंबर है थोरेक्स वाला, इससे एक ऑर्टा निकलती है जिसको एंटीरियर ऑर्टा कहते हैं, जो बड़ी होती है, एंटीरियर ऑर्टा। अब देखो ये जो ब्लड है वो एंटीरियर ऑर्टा से, ध्यान सुनिएगा, एंटीरियर ऑर्टा से यहां बॉडी कैविटी में आएगा, इसमें पेरिन्यूरल कैविटी में। और फिर पेरिन्यूरल कैविटी के अंदर ये जो पोर्स होते हैं इस वेंट्रल डायफ्राम में, ये पोर्स के थ्रू ये ब्लड एंटीरियर ऑर्टा ने ब्लड कहां डाल दिया, पेरिन्यूरल कैविटी में, और यहां ये पोर्स के थ्रू ये ब्लड यहां आ जाएगा पेरिविस्सिरल कैविटी में। और फिर ये डॉर्सल डायफ्राम में, यहां पर भी पोर्स है। अब ये ब्लड यहां से पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाएगा। ये कौन सी कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी, यहां आ जाएगा। और यहां पर फिर ये जो हार्ट है इसमें यहां पर लेटरल साइड में पोर होते हैं इस तरह से, इस तरह से। इनको ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टिया। तो ओस्टिया के थ्रू ये ब्लड चेंबर्स में जाएगा, इस तरह से। पूरा समझ आया आपको अच्छे से। और ओस्टिया जो होते हैं यहां वाल्व प्रेजेंट होते हैं, और वाल्व क्या होता है, बैक फ्लो को रोकता है। वाल्व का क्या काम होता है, हमारे हार्ट में भी वाल्व होते हैं ना, तो वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, राइट। तो ये पूरा समझ आया आपको। एंटीरियर ऑर्टा ने इसको पेरिन्यूरल कैविटी में ट्रांसफर किया है, यहाँ पोर्स के थ्रू ये पेरिविस्सिरल कैविटी में आएंगे, और फिर यहाँ डॉर्सल डायफ्राम में पोर है, उसके थ्रू ये ओस्टिया से होते हुए चेंबर में जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका जो चेंबर है इसका एक एंड ब्रॉड होता है और एक नैरो होता है। तो यहाँ पर भी वाल्व है, ये चेंबर आपस में कनेक्टेड है, ये वाल्व है, ये भी वाल्व है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से ये ब्लड फ्लो होता रहेगा, इस तरह से, इस तरह से, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में, इस तरह से, और फाइनली ये ऑर्टा में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर फैन लाइक मसल्स होती हैं, इस तरह से मैं वो भी बना देता हूं। इन मसल्स को कहते हैं एलएडी मसल्स। ये भी एलएडी मसल भी इस सर्कुलेशन में हेल्प करवाती है, पंपिंग में हेल्प करवाती है ना, हेल्पिंग सर्कुलेशन। एलएडी मसल्स जो फैन लाइक होती है। तो बेटा मोटे मोटे तौर पर मैंने ब्रीफ कर दिया है आपको। ये बैकवर्ड टू फॉरवर्ड ब्लड फ्लो होगा, पीछे से आगे की तरफ, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, है ना, ये ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और डॉर्सल साइड पे हार्ट है, 13 चेंबर, 3 थोरेक्स में, 10 एब्डोमेन में। और ये पूरा मैंने बताया ना कि बैकवर्ड से यहां से ब्लड फ्लो होता हुआ आएगा, एंटीरियर ऑर्टा में आएगा, एंटीरियर ऑर्टा पेरिन्यूरल कैविटी में डाल देगी, यहाँ से वेंट्रल डायफ्राम के जो पोर हैं उनसे ब्लड पेरिविस्सिरल में आएगा, और यहाँ पे डॉर्सल डायफ्राम के पोर हैं उनसे होता हुआ ये ओस्टिया के थ्रू चेंबर्स फिल होंगे, और फिर ये पूरा चलेगा इस तरह से।
ठीक है। एलएरी मसल का भी ध्यान रखना, फैन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये पूरा मैंने आपको सर्कुलेशन बताया है, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं अपन इसका। कॉकरोच यूरिकोटिलिक है, यूरिकोटिलिक मतलब ये यूरिक एसिड का सिक्रेशन करता है, राइट। अमोनोटिलिक कौन होते हैं? छोटी क्लास में पढ़ा है ना आपने 10th में। अमोनोटिलिक कौन होते हैं? जो अमोनिया को एक्सक्रीट करें। यूरियोटिलिक जो यूरिया को एक्सक्रीट करें, हम यूरियोटिलिक हैं। और यूरिकोटिलिक जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन करें। तो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन करने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये आपको मैंने बताई थी कि जो मिडगट और हिंडगट इनका जो जंक्शन होता है वहां पर ये होती है 100 से 150 अनब्रांच्ड येलो कलर की ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करती है, ये क्या करती है, इनका काम देखिए। हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ यानी कॉकरोच का ब्लड हो गया। तो ये हीमोलिम्फ से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उनको कैरी करेगी कौन? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये वेस्ट जो है इनको ये कन्वर्ट करेगी यूरिक एसिड, और फिर ये इसे हिंडगट में डाल देगी और यहां से फिर ये एनएस के थ्रू आउट हो जाएगा। सिंपल कहानी है। हीमोलिम्फ से वेस्ट उठाया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया, हिंडगट में डाल दिया और वो फिर बाहर निकल जाएगा। सिंपल कहानी है, ज्यादा इसमें पजल होने की जरूरत नहीं, राइट। तो एक तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फैट बॉडीज होती हैं। ये जो फैट बॉडीज होती है, ये सेल्स होती है जो बिलो बॉडी बॉल के नीचे होती हैं। और ये क्या करती है बेटा? यूरिक एसिड को स्टोरेज करती है। क्या करती है? स्टोरेज, यानी स्टोरेज एक्सक्रीजन का काम करती है। एक ऐसा नहीं कि लिया और एक्सक्रीट कर दिया, नहीं, ये उसे स्टोर करती रहती है। और जब कभी बॉडी बॉल रिमूवल होता है तो फिर ये बॉडी से बाहर चला जाता है, नहीं तो ये स्टोर किए रखती है अपने पास, ठीक है। इसे स्टोरेज एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके अलावा इसमें नेफ्रोसाइट्स होती हैं। ये नेफ्रोसाइट सेल ये डोर्सल डायफ्राम पर भी होती है, जो अभी आपने पढ़ा, और प्लस ये हार्ट जो होता है उसकी लेटरल साइड पर भी होती है, हार्ट की लेटरल साइड पर भी होती है नेफ्रोसाइट्स। और ये भी यूरिक एसिड एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है। और इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड होती है, ये केवल मेल में है, मेल कॉकरोच में होती है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, ध्यान रखना। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा यूरिकोज ग्लैंड। अब जब मेल कॉकरोच की बात करते हैं तो मेल कॉकरोच में क्या होता है? एक मशरूम ग्लैंड होती है, और इस मशरूम ग्लैंड के पेरिफेरल ये यूरिकोज ग्लैंड होती है। और यही यूरिकोज ग्लैंड यूरिक एसिड का एक्सक्रीजन करवाती है, ठीक है ना। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। अल्टीमेट हमारे क्वेश्चन क्या बने? हमारे क्वेश्चन ये बने कि कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स काम आती हैं, या कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। तो सीधे तौर पर 4 नाम ध्यान में रखने हैं आपको। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स,
फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स। ठीक है, सीधे तौर पर आपको ये ध्यान रखना है। कोई डाउट? इसके बाद हम इसमें नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ये मैं एक बार थोड़ा ब्रीफली बताता हूं आपको, क्योंकि आज लेक्चर काफी हो गया होगा। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो चुका है। आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि इंसेक्ट के अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, बट वेल डेवलप तो वर्टिब्रेटा में है। तो इसके नर्वस सिस्टम में भी दो चीजें हैं, एक ब्रेन और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वैसे इनमें नर्व कॉर्ड है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड डोर्सली होता है, इनका नर्व कॉर्ड वेंट्रली होता है, वेंट्रल साइड पर होता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना पेरीन्यूरल कैविटी, तो मैंने बताया था ना वो वेंट्रल साइड पर इसका नर्व कॉर्ड है और इनमें गैंग्लियंस होती हैं यानी नर्व्स होती हैं। तो जो ब्रेन है वो इस तरह से बना हुआ है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ब्रेन है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर है, देखो। ये सुप्रा ईसोफेगल नर्व, सुप्रा ईसोफेगल नर्व, और इससे गैंग्लियन निकल रही है, ये गैंग्लियन। एक होती है सब ईसोफेगल नर्व, तो ये बिलो ईसोफेगस, ईसोफेगस के नीचे होती है, और ये अपर साइड ऑफ ईसोफेगस। इसलिए इसको सुप्रा बोला, सुप्रा मतलब, और ईसोफेगल मतलब ईसोफेगस के ऊपर, सब मतलब नीचे, ये ईसोफेगस के नीचे वाले रीजन में होती है, और इससे भी ये गैंग्लियन निकलती है, ये गैंग्लियन है यानी नर्व्स। अब इनको कनेक्ट करने के लिए इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होती हैं, इनको बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल नर्व। ठीक है ना? तो इस तरह से देखो ये ब्रेन जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बन गया। तो ब्रेन किन किन स्ट्रक्चर से बना है ये आपको ध्यान में रखना है। सुप्रा ईसोफेगल नर्व, सब ईसोफेगल नर्व और सर्कमफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होती है जो इनको कनेक्ट करती है। ठीक है ना? तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ब्रेन की। ये जो सुप्रा ईसोफेगल नर्व है, इसकी जो गैंग्लियन है ये रेगुलेट करती है एंटीना को, कंपाउंड आई को, इनका रेगुलेशन ये सुप्रा ईसोफेगल नर्व करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ब्रेन समझ आया। ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूं, जितना आपका एनसीईआरटी लेवल का है उतना ही बता रहा हूं। तो ब्रेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है, सुप्रा ईसोफेगल नर्व, सब ईसोफेगल नर्व और सर्कमफेरेंजियल नर्व, इनसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। सुप्रा ईसोफेगल नर्व है, इसकी जो गैंग्लियन है वो रेगुलेट करती है एंटीना और कंपाउंड आई को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो ब्रेन जो है, अब एनसीईआरटी के पॉइंट पर आता हूं मैं, इसका ब्रेन हेड रीजन में ज्यादा नहीं है, ये बात आपने देख ली होगी, है ना? इसका ब्रेन तो इधर ईसोफेगस रीजन में आ जाता है, यानी नेक वाले रीजन में आ जाता है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका ब्रेन ज्यादा हेड रीजन में नहीं है, इसलिए कॉकरोच का हेड अगर कट भी कर दिया जाता है तो भी वो लगभग 1 वीक तक सरवाइव कर ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नर्व है वो हेड रीजन में ज्यादा नहीं है,
और 1 वीक के बाद भी वो कोई इसकी वजह से नहीं मरा, 1 वीक के बाद वो इसलिए मर जाता है क्योंकि फूड नहीं ले पाएगा, क्योंकि हेड रीजन काट दिया, मतलब माउथ पार्ट्स चले गए हैं, माउथ चला गया है, तो फूड को इंजेस्ट नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो चल गया है, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना। अब ये जो सब ओइसोफेगल नर्व है, इससे ये वेंट्रल कॉर्ड का ओरिजिन होता है, तो इसका ओरिजिन किससे होता है? फ्रॉम सब इसोफेगल नर्व। इससे नर्व कॉर्ड का ओरिजिन हो जाएगा, ये वेंट्रल रीज साइड पर है, सॉलिड पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, पेयर्ड गैंग्लियन निकलती है इससे, सॉरी अराइज होती है, और ये 3 सेगमेंट तो थोरैक्स के और 6 सेगमेंट एब्डोमेन के, यहां तक ये होता है। वेंट्रल कॉर्ड कहां तक होता है मैं आपको पूरा सिखाता हूं, देखो। वेंट्रल कॉर्ड को इस तरह से देखिए आप कि ये थोरैक्स के 3 सेगमेंट है, 1 2 3, ये थोरैक्स है, और फिर देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेगमेंट एब्डोमेन के हो गए। यहां तक आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। ये मान लेते हैं कि सब इसोफेगल नर्व है, इससे ये नर्व कॉर्ड अराइज होगा इस तरह से यहां तक। तो 3 सेगमेंट थोरैक्स के हो गए और 6 सेगमेंट एब्डोमेन के हो गए, यहां तक ये फैला हुआ, और इससे पेयर्ड गैंग्लियन निकलेगी ऐसे, इस तरह से, जो इन सेगमेंट्स की सारी एक्टिविटीज को देखेगी। ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन यानी नर्व, ये निकलेगी। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन है, एब्डोमेन में कितना पेयर गैंग्लियन निकला? 6, क्योंकि 6 सेगमेंट है, यही सोचोगे आप। लेकिन इसमें जो गैंग्लियन है वो यहां और निकलती है, तो इसमें 7 पेयर गैंग्लियन निकले। ध्यान से एक बार क्वेश्चन देखो, नर्व कॉर्ड कितने सेगमेंट तक है? 6 सेगमेंट। दोबारा देखो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो, नर्व कॉर्ड वो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट तक है? 6 सेगमेंट तक है, लेकिन 7 पेयर गैंग्लियन निकलती है। लास्ट में ये बहुत सारी गैंग्लियन निकलती है जो फिर बाकी सेगमेंट्स को कंट्रोल करेगी। गैंग्लियन 7 पेयर निकलेगी और नर्व कॉर्ड 6 सेगमेंट तक है। नर्व कॉर्ड 6 सेगमेंट तक है, लेकिन जो गैंग्लियन है वो 7 पेयर निकलेगी। ये बात समझ आई आपको? चलिए, तो ये आपका आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। लगभग हमने 5 सिस्टम आज डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि अति हो जाएगी, और शास्त्रों में लिखा है कि अति सर्वत्र वर्जते। तो एनसीईआरटी रीड कर लेना हम, और ऑनलाइन क्लास में हम ढेर सारा डिस्कस भी कर लेंगे, आपके कोई डाउट है तो। अगला लेक्चर होगा, उसमें हम कॉकरोच का विजन पढ़ेंगे और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।